साथियों, सत श्री अकाल, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जैसा कि आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक और क्राइम की दुनिया की एक और ऐसी कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके अंदर कैसे भी रिश्ते हों उनको लेकर एक संदेह सा होने लगेगा। शायद हम ये कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे गहरा, सबसे सुंदर रिश्ता जो भगवान ने अगर किसी को प्रदान किया है या अता की है तो वो होता है भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, पति पत्नी, इन्हीं सब में। लेकिन साथियों, आज की कहानी कुछ यूँ है कि बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर में एक गांव या यूँ कहें एक बाज़ार है जिसका नाम है सिपुरा बाज़ार। आज कहानी उस सिपुरा बाज़ार की आपको सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, उस सिपुरा बाज़ार में ये सन 2011 की बात है, एक परिवार रहा करता है, गुप्ता परिवार। बहुत अच्छी कमाई, बहुत अच्छा बिजनेस, सब कुछ। उस गुप्ता परिवार में गुप्ता जी, जिनका नाम दशरथ गुप्ता, उनकी वाइफ, एक लड़का और एक लड़की, ये रहा करते थे। लड़की जिसका नाम सुमन गुप्ता, वो लवकुश गुप्ता से बड़ी थी, लवकुश जो कि सुमन का भाई। साथियों, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था इनकी ज़िंदगी में, लेकिन सन 2014 में सुमन गुप्ता की शादी हो जाती है। सुमन गुप्ता की शादी पास के ही एक गांव कल्याणपुर में हो जाती है। आपस में पति पत्नी, और यहाँ गुप्ता जी के परिवार में पूरा खुशहाली से लोग रहा करते थे अपनी ज़िंदगी। उनकी कमाई अच्छी से चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम सभी को पता है साथियों, या हमारे जिन साथियों को ये चीज़ नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में ऐसी मान्यता है कि वहाँ माता सती का बायां हाथ या बायां पट उनका देवीपाटन के प्रांगण में गिरा था, और उसी से एक शक्तिपीठ देवीपाटन के नाम से मशहूर हुआ। देवीपाटन में हर साल अप्रैल में एक मेला लगता है, जो कि हम कहते हैं चैत की नवरात्रि है। उस नवरात्रि में वहाँ एक बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। वहाँ हर साल बहुत भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से आते हैं। तो साथियों, अब सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा था, शादी के बाद सब खुशहाल थे, तो हुआ कुछ यूँ कि सन 2017 में अप्रैल का महीना था। इट वाज 20 या 19 अप्रैल को रात में गुप्ता जी के यहाँ मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। गुप्ता जी के यहाँ फ़ोन आता है उनके दामाद जी का, और वो कहते हैं कि पापा जी, आज हम और सुमन आपके घर आ रहे हैं। गुप्ता जी हर माँ बाप की तरह खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आइए बेटा, बिल्कुल आइए, स्वागत है। सुमन अपने पति के साथ अपने मायके पहुंचती है। मायके में इसका एकदम स्वागत सत्कार जैसे भी होता है, जैसा उसकी माँ कर पाती है उसका भाई कर पाता है, एकदम भव्य के साथ उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, सब कुछ ठीक ठाक। 19 अप्रैल 2017 की रात को ये सभी रहते हैं। 20 अप्रैल 2017 को सुबह होती है, सब दिनचर्या ठीक ठाक, खाना पानी नाश्ते के बाद। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे सुमन एकाएक अपने पति से कहती है कि आप मेरे भाई लवकुश को मेला टहला लाइए, मेला ले जाके दिखा लाइए। क्योंकि अकेला लड़का था तो माँ बाप बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देते थे लवकुश को, बहुत ज़्यादा उसको बाहर लोगों की भीड़ से ज़्यादातर बचाते थे। लेकिन अब जब जीजा का साथ पाया तो लवकुश भी बोला, हाँ पापा जी, मैं जाके मेला देख के आता हूँ। सिपुरा बाज़ार से देवीपाटन की दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास है, 50 से 55 किलोमीटर।
तो 4:30 से 5 बजे के बीच में लवकुश अपने जीजा जी के साथ मेला देखने के लिए जाता है। अब हुआ कुछ यूँ कि लवकुश मेला देख लिया। लवकुश अपने जीजा के साथ मेला देखने के लिए जा ही रहा था और 50-55 किलोमीटर की दूरी लगभग 1 घंटे में तय हो गई। 5:30-6 बजे तक ये लोग देवीपाटन पहुंच जाते हैं, वहां मेला देखते हैं। मेला देखने के बाद रात में 9:30 से 10 बजे के बीच ये वापस लौटते हैं देवीपाटन से मेला देख के। जैसे ही देवीपाटन से अगर आप सिपुरा जाएंगे तो वहाँ बीच में एक पुल पड़ता है जिसका नाम है सिरिया नाला। वहाँ नीचे नाला बह रहा है और ऊपर पुल बना हुआ है। तो जब लवकुश अपने जीजा जी के साथ पहुँचता है सिरिया नाले पर रात में 10:30 बजे, तो उस वक्त उसके जीजा जी बाइक को रोक देते हैं। लवकुश रात में 10:30 बजे बाइक रुकने से थोड़ा सा परेशान होता है। लवकुश की उम्र साथियों अभी ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल 17 साल रही होगी। वो परेशान होता है, कहता है जीजा जी यहाँ वीराने से जगह पे आप बाइक क्यों रोक दिए? तो जीजा जी ने कहा बस मुझे थोड़ा सा लघुशंका करनी है, या यूँ कहें कि उसको टॉयलेट जाना था। तो जैसा कि वो वहीं पर गाड़ी रोक देता है और खुद गाड़ी रोक जहाँ वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है सड़क के किनारे जहाँ लवकुश खड़ा होता है, उसके जीजा उस गाड़ी से लगभग 10 से 20 कदम आगे निकल जाते हैं। 10 से 20 कदम आगे निकल गए और वहाँ जाके वो अपना लघुशंका से निवृत्त हो रहे होते हैं, अपने नेचर्स काल से निवृत्त हो रहे होते हैं। उसी बीच में जब उसके जीजा वहाँ जाके खड़े होते हैं और निवृत्त हो रहे होते हैं, उसी बीच में यहाँ से लवकुश को 3 से 4 लोग उठाकर खींचने लगते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लवकुश चिल्लाता है, अपने जीजा को आवाज़ देता है, लेकिन उसके जीजा इतने मशगूल थे शायद कि वो उसकी आवाज़ तक को सुन न पाए, या यूँ कहें कि उसको सुनकर इग्नोर करते रहे, अनदेखा करते रहे। और साथियों 4 लोग लवकुश को उठा के पुल के नीचे ले जाते हैं। पुल के नीचे ले जाके लवकुश की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और लवकुश को काफ़ी मारते पीटते हैं। इसके जीजा यहाँ से निकल जाते हैं शिवपुरा बाज़ार वापस और माँ बाप से कहते हैं कि लवकुश मेले में कहीं खो गया है। अब चूंकि एक ही लड़का था, माँ बाप ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है और उनके दुखी का कोई ठिकाना ना रहा, उनके दुख का कोई ठिकाना ना रहा। माँ बाप एकदम बेतहास, निराश, परेशान सुबह ही आके वो कंप्लेन करते हैं। सुबह जैसे ही वो कंप्लेन करते हैं उसके बाद में फिर FIR की जाती है। FIR के बाद तफ्तीश शुरू होती है पुलिस की। बताया जाता है कि यहाँ की बात है और उसके बाद पुलिस अपना तफ्तीश करती है और सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास सिरिया नाला के नीचे से एक लाश बरामद होती है, जिसमें एक लड़के का धड़ अलग और उसका सर अलग। उसके बाद जब इस चीज़ को पहचान किया जाता है तो ये धड़ और ये सर उसी लवकुश गुप्ता के नाम से पहचाना जाता है। माँ बाप अपने लड़के की इस स्थिति को देखकर रोने बिलखने लगते हैं, एकदम परेशान से हो जाते हैं। फिर इस मामले पे तफ्तीश चलती है और इधर माँ बाप ले जाके अंतिम संस्कार उसकी दीदी जीजा और अपने गांव वालों के साथ में अपने लड़के का अंतिम संस्कार करते हैं। उस समय तक उसके दीदी और उसके जीजा इन पर कैसे भी शक की सुई नहीं जा रही थी। लेकिन साथियों जब पूरी घटना का जिक्र FIR जब हो जाता है, उसके बाद जब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है तो सबसे पहले लवकुश गुप्ता के जीजा को बुलाकर उनका बयान दर्ज किया जाता है। तो लवकुश गुप्ता के जीजा से सबसे पहला सवाल जो पुलिस ये करती है कि आप जहां गाड़ी पार्क किए थे आप वहीं निवृत्त ना होके आप और 10 से 20 कदम आगे आप क्यों गए? जैसे ही पुलिस के इंट्रोगेशन में सवाल आता है उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है और पुलिस यहीं से पुलिस की जो शक की सुई है वो उसके जीजा की तरफ घूमने लगती है और
उसके बाद में फिर पुलिस अपने तरीके से उसके जीजा से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस हर एंगल से उसमें जांच करना चाहती थी। तो इसीलिए सबसे पहला इंट्रोगेशन वो जिसको जीरोइन करती है वो उसके जीजा को ही, क्योंकि वही वहाँ पे एज अ एविडेंस या एज अ विटनेस के रूप में थे। तो जब इनका बयान लिया जाता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से जब पूछना शुरू करती है तो इसके जीजा एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। और साथियों, आखिरी में तफ्तीश होने के बाद, पूरी जब तफ्तीश हो जाती है, पूरी जांच हो जाती है, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उसको सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। साथियों, होता ही हुए जो उसके जीजा ने बोला था वही चीज़ मैं अपनी जुबानी बता रहा हूँ। उसके जीजा ने बोला कि मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर प्लान किया था कि अगर हम लोग अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र लौकुश को मार देते हैं तो 80 बीघे खेत की अकेली वारिस उसकी वाइफ यानी सुमन गुप्ता हो जाएगी। तो क्यों ना एक ऐसा खेल रचा जाए जिस खेल में माँ बाप को कुछ आशंका भी ना हो और अपने भाई को किसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। इसका मतलब एक बहन अपने भाई के जान की दुश्मन बन गई, एक बहन अपने भाई को मिटाने के लिए अपने पति के साथ मिलकर साजिश करने लगी। सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ मामला क्या है, इन चीज़ों पे न जा के सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए कि अपने भाई को मात्र कुछ प्रॉपर्टी के लिए, मात्र कुछ बीघे धन के लिए, कुछ बीघे खेत के लिए अपने भाई को मौत के घाट उतारने में बहन एक कदम भी पीछे नहीं हट रही है। और वो अपने पति के साथ मिलकर जब प्लान करती है तो उसका पति उसी प्लानिंग के तहत लौकुश को मेला दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ पहुँच के वो सुपारी दिया होता है जिसको रैंसम कहते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे वो पहुँचता है, या एक प्लानिंग थी कि आप जहाँ बाइक अपनी रोकेंगे उसी से आप 10-20 कदम आगे जाएंगे ताकि आपका किसी भी तरीके से सहारा ना ले सके। तो इस तरीके से जब जांच होती है, मामला आता है, तो उसकी बहन और उसके जीजा कबूल करते हैं कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर जानबूझ के लौकुश को मौत के घाट उतारा था ताकि हम लोगों को अपने पिता के पूरे जायदाद या संपत्ति का मालिक हो जाए और हम लोगों को अपने पिता की संपत्ति मिल जाए। और जब ये बात बूढ़े माँ बाप सुनते हैं तो उसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपनी लड़की से कोई नाता नहीं रखेंगे और वो अपनी सभी प्रकार के अपने नाते को अपने लड़की से और अपने दामाद से तोड़ देते हैं। और इस समय वो दोनों बलरामपुर की जेल में सजा याफ्ता हैं और दोनों को 14 साल की सज़ा हुई थी। तो साथियों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आगे अगली कहानी के साथ साथ।